नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसे देखिए और समझिए और हो सके तो याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम विलंब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों लिटमस पत्र जो प्राप्त होता है वो लीचेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें से जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला पदार्थ है वह पदार्थ है मूली। जी हाँ, मूली जो है एक सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बाकी हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन जो है यह एक सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इसमें से गंधीय सूचक कौन नहीं है इसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है शकरकंद, यह एक गंधीय सूचक नहीं है। वैनिला, प्याज और लौंग का तेल यह गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। दोस्तों द्विक्षारकीय अम्ल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि द्विक्षारकीय अम्ल होता क्या है। तो द्विक्षारकीय अम्ल होता है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह होता है द्विक्षारकीय अम्ल। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल दोस्तों होता क्या है, तो द्विक्षारकीय अम्ल अर्थात इसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको गंधक अम्ल भी दोस्तों इसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है। इसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है। यह होता क्या है, तो यह तीव्र अकार्बनिक अम्ल है जो प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। अतः यह माना जाता है कि यह किसी भी देश के द्वारा इसका उपयोग एक औद्योगिकरण का सूचक है। दोस्तों गंधक अम्ल या फिर द्विक्षारकीय अम्ल एक शुद्ध और रंगहीन और तैलीय जैसी भारी तरल पदार्थ है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बात क्वेश्चन नंबर 5 पोटास एलम। तो पोटास एलम क्या होता है। तो दोस्तों पोटास एलम क्या होता है, देखिए ऑप्शन दिया है, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण और एक द्विक लवण। तो दोस्तों पोटास एलम जो है वो एक द्विक लवण होता है, क्योंकि यह 2 लवण से मिलकर बना होता है। पहला पोटास और दूसरा एलम। दोस्तों सामान्यतः पोटास एलम आप सभी के घर पे भी मिल सकता है, या आप उसको देखे होंगे, फिटकरी जिसको बोलते हैं, फिटकरी को ही दोस्तों हम पोटास एलम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, (2) × 24H2O। दोस्तों यहाँ पे SO4 (2) × 24H2O जो लिखा हुआ है यह एलम है। यह जिस भी फार्मूला के या जिस भी यौगिक के अंत में दिखाई दे तो समझिए गया कि उसका उच्चारण एलम होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनाइज्ड होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कम आयोनाइज्ड होते हैं, यह कम आयोनाइज्ड होते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल, इसका सामान्य फार्मूला क्या होता है। एसिटिक अम्ल देखिए दोस्तों इसका सामान्य फार्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो दोस्तों सबसे प्रबल लवण ऑप्शन दिया है NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो दोस्तों इसमें का जो सबसे प्रबल लवण है वो होता है NaCl। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 NaCl जो है राइट आंसर है। NaCl जो है प्रबल अम्ल होता है। दोस्तों अम्ल भी दो भागों में बढ़ जाता है, प्रबल और क्षारक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो 7 होता है, 7 तो हमारा उदासीन होता है और 7 के नीचे 6, 5, 4 जो होता है यहाँ अम्लीय माध्यम ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे 7 से नीचे बढ़ता जाएगा वैसे अम्लीय माध्यम ज़्यादा तीव्र होने लगता है। जैसे बात करें तो 7 के जस्ट 6, 5, 4 इसे हम जो है दोस्तों बोलते हैं दुर्बल अम्ल, क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में H प्रदान करता है। यह बहुत कम जो है अम्ल प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे दुर्बल बोला गया है। और 3, 2, 1 ये जो है ये प्रबल अम्ल होता है। दोस्तों जो आए दिन आप देखते हैं एसिड अटैक के बारे में, तो यह सबसे प्रबल अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात जो एसिड अटैक होता है उस एसिड में सबसे ज़्यादा मात्रा में अम्ल पाया जाता है और उसका पीएच 4 के नीचे ही होगा, 4 के नीचे ही होगा उसका पीएच। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो दोस्तों एक से अधिक अम्लीय लवण बनाने वाला है H3PO4। H3PO4 जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। जी इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। जी हाँ, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। यह एक से अधिक अम्लीय लवण बनाने की क्षमता इसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो देखिए दोस्तों जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच तो 7 से नीचे ही ना होगा। तो यहाँ पे 7 से नीचे कौन दिया है? 7 से नीचे 6 दिया है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि यही जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन जिसके कारण विद्युत के 4 सुचालक होते हैं, कौन सा गुण होता है? दोस्तों आप सभी ये जानते हैं, यदि अम्ल क्षार यदि लवण पढ़े हैं तो अम्ल जो है जल में घुलकर H प्रदान करता है और क्षारक जो है जल में घुलकर OH प्रदान करता है, OH प्रदान करता है, जिसके कारण अम्ल एवं क्षारकीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं या फिर बनाएंगे? तो देखिए ऑप्शन दिया है A सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम एवं पोटेशियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोडियम एवं पोटेशियम जो है ये वायु के संपर्क में आने से तीव्र गति से जलना शुरू हो जाता है, यह इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ठंडे जल से बात करें तो ठंडे जल से सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है धातु के साथ में अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड बना सकते हैं। लेकिन ठंडे जल के साथ अगर सबसे तीव्र गति से यदि कोई अभिक्रिया करता है तो दोस्तों वो होता है पोटास, उसके बाद ही होता है सोडियम। लेकिन अगर ऑक्सीजन से बात किया जाए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन तीव्र गति से जलेगा तो 1 नंबर में होता है सोडियम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है सफेदी करने के लिए? तो इसका सबसे अच्छा जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग जो है दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? दोस्तों कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसमें बुझा हुआ चूना जो है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आइए तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, तो कैल्शियम जो है धातु है कि अधातु है?
पहले ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कैल्शियम जो है ये धातु है या अधातु है। अधातु है तो ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या निर्माण करेगा, यदि अधातु है तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या परिणाम निकलेगा, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, तो इसका जलीय विलयन का पीएच क्या होगा, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच जो होगा वो क्या होगा, तो इसका जलीय विलयन का पीएच जो है दोस्तों 7 हो जाएगा। जी हाँ, इसका जो Na2CO3 का जो जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन का पीएच 7, इसका जलीय विलयन का पीएच 7 होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गए टेक्निकल एरर के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। जी हाँ, इसका जो है मेथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का। जी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं कि IUPAC के अनुसार हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। IUPAC है क्या, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यह फुल फॉर्म बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर सकता है दोस्तों, देखिएगा जो क्षारक होते हैं ना, उनकी जो विलयन होती है वो लाल होती है, उनकी प्रकृति लाल होती है, और जो अम्लीय होती है वो नीला होती है। तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला करने की क्षमता तो सिर्फ क्षारक में ही होता है, और क्षारक जो है वो जल में घुलकर क्या देता है, तो क्षारक दोस्तों जल में घुलकर OH आयन देता है, अभी आपको ऊपर बताए हैं, और अम्ल जो है जल में घुलकर H आयन देता है। तो यहाँ लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर रहा है, तो ये सिर्फ कर सकता है कौन, OH आयन। जी हाँ दोस्तों, ये कर सकता है सिर्फ OH आयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई विलयन यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करने की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ कर सकता है कौन, अम्लीय कर सकता है। और उसका जो पीएच होता है दोस्तों, उसका पीएच वो तो हमेशा ही 7 से नीचे होगा। तो इसका आंसर राइट जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका क्षारक है। क्योंकि दोस्तों जो पीएच स्केल होता है ना दोस्तों, जो आपका पीएच स्केल होता है, ये पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है 7, और 7 जो है न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, और 7 के ऊपर 14 तक जो होता है, इधर जितना ही बढ़ेगा, जितना ही आपको दाएं की तरफ बढ़ेगा उतना ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा, और जितना ही 7 से बाएं ओर बढ़ेगा वैसे ही अम्लीय गुण ज़्यादा प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों वो क्या है, तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सैलिक अम्ल आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किस में दोस्तों, टमाटर में। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो दोस्तों जो है वो टमाटर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक सूत्र है। दोस्तों पेपर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। दोस्तों इसका उपयोग भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है, इसका गुण भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है, और हमेशा यह 5 नंबर का पूछता है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बारे में जल्द ही कुछ नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जब लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी काला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सही कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान ये 7 होता है। ये आप लोगों को बहुत पहले ही बताया गया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन लवण है? दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन लवण है? लवण यानी कि सॉल्ट, लवण यानी कि सॉल्ट, इनमें से कौन सॉल्ट है? तो दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। NaOH, इसमें OH गुण है, OH आयन आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्षारक हो जाएगा। K2SO4, ये भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? K2SO4, तो ये हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम सल्फेट। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका पोटेशियम सल्फेट। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए एक बात हम और आप लोग को बताते चलते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट जो है ये लवण है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी भी लाल तप्त आयरन यानी कि वो जो है पूरी तरह से गर्म है, पूरी तरह से उसमें से लाली छाई हुई है, तो कह रहा है कि उस पर अगर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो उनमें से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, उसमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा Fe3O4। Fe3O4 जो है आपका यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पीएच होता है वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर जो है ये आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है, और यह हमेशा ही 5 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी अल्टरनेट करके। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि और इसके उपयोगों का वर्णन करें, ऐसे 5 नंबर में पूछ लेता है, तो इसे भी आप अवश्य ही देख लेंगे। चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों अणुसूत्र इसका है NaHCO3, NaHCO3। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? दोस्तों विजातीय यौगिक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी दिया है खड़रिया, ऑप्शन सी दिया है संगमरमर, ऑप्शन डी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन डी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यह राइट आंसर होगा दोस्तों। यह विजातीय यौगिक है क्योंकि ये सभी जो है एक ही जाति के हैं और ये इसमें अलग है, इसलिए यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा ये विजातीय यौगिक होगा।
निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो जो आपका मान देता है क्षारक विलयन का, तो आपको पहले ही बताया था कि 7 के ऊपर जितना ही आप बढ़िएगा आगे की तरफ उतना ही क्षारकीय मान बढ़ता चला जाता है। तो 2 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 उदासीन होता है, 6 नहीं होगा क्योंकि यह अम्लीय होता है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D13। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। तो दोस्तों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि प्रबल अम्ल जो होता है वह 4 से नीचे ही होता है। तो प्रबल अम्ल इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो दोस्तों इसमें से जो प्रबल अम्ल है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, इसमें से होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, अभी हमने आपको बताया है H2SO4, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो इसमें जो है KOH ये तो क्षारक है ही क्योंकि उसमें OH गुण प्रदर्शित करता है, NaCl, AlOH होल्ड वाइज 3 और ZnO। तो दोस्तों इसमें जो है ZnO सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड जो है, तो दोस्तों जब भी जो है धातु जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी दोस्तों? धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं Zn+O2, यदि लेते हैं तो ये बनाता है ZnO, यानी ये धात्विक ऑक्साइड है। और दोस्तों धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। ये बात याद रखिएगा कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है और जो अधात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। तो इसमें ZnO जो होता है ये तो क्षारक है ही। AlOH जो है इसमें भी OH गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका क्षारक है। लेकिन NaCl क्लोरीन आ गया इसमें, तो क्लोरीन जो है दोस्तों लवण बनाता है, नमक बनाता है, तो ये इसमें क्षारक NaCl नहीं है। और पोटेशियम हाइड्रेट जो है ये KOH जो है ये दोस्तों आपका ये भी क्षारक है। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा NaCl, क्योंकि ये लवण होता है। कैसा लवण होता है दोस्तों? ये सॉल्ट होता है जो आपके घर में नमक उपयोग होता है, उसी का फार्मूला है। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों प्रबल क्षारक इसमें से कौन होगा? तो दोस्तों प्रबल क्षारक वही होता है जो कि 7 से जितना ऊपर की तरफ बढ़ेगा, 7 से जो pH वैल्यू होता है उसके 7 के ऊपर जितना ही आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे ही क्षारक जो है प्रबल होता चला जाता है। तो इसमें से प्रबल क्षारक कौन होगा? तो इसमें से प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH। यहाँ दोस्तों इसमें प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रेट। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा।
कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रंगीय सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, या उदासीन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं वह होते हैं गंधीय सूचक। जी हाँ, गंधीय सूचक। आगे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि गंधीय सूचक क्या होते हैं। वेनिला उदाहरण दिए थे आपको, प्याज भी उदाहरण दिए थे आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धातु जो होते हैं कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो यह क्या बनाएंगे? वह संगत लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जल बनाएंगे, या इनमें से सभी बनाएंगे, या इनमें से सभी बनाएंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी धातु होते हैं वो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब अभिक्रिया करेगा अम्ल से। चलिए दोस्तों, तो इसके आगे की जो वीडियो है वो आपको पार्ट 2 वीडियो, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास चला जाएगा। तब तक इतना आप देखिए, समझिए और इसे याद कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ताकि आगे जो आपका आने वाला पेपर बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे वीडियोज इस पे डाले जाएंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल स्टडी विथ रवि सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आएंगे वो आपको समय अनुसार मिल सके। ओके, बाय बाय।